हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है ये वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो सितंबर 24 की जो आरटीपी थी वो वाला। ये जो क्वेश्चन है सितंबर 24 की आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 10, ये बेस्ड है रेगुलर टैक्स रीजन एंड 115 बीएसी बोथ के ऊपर। यहाँ पर जो है बात होती है सेक्शन 115 बीएसी के ऊपर एंड ऑल्सो रेगुलर टैक्स रीजन। तो दोनों वे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो, ये सितंबर 24 की आरटीपी है और ये उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और एक बार क्वेश्चन चाहो तो पढ़ लो, या फिर मेरे साथ साथ पढ़ना। देखो, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा है? सबसे पहला, मिस्टर आनंद, आनंद इज एन एसएससी। मिस्टर आनंद रेसिडेंट इंडियन, एजेड 45 ईयर्स। याद रखना, रेसिडेंट है वो। ठीक है, रेसिडेंट इंडियन, एजेड 45 ईयर्स। ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं है। हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस एंडेड 31 मार्च 2024। फिर आपको एडजस्टमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ 7 एडजस्टमेंट या 7 इनकम एक्सपेंसेस जो भी वो एडजस्टमेंट दिए हैं। और पूछा है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। आपको दो चीजें निकालनी है, इनकम भी निकालना है एंड आपको टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है ऑफ मिस्टर आनंद अंडर सेक्शन, बोलो, 115 बीएसी एज वेल एज अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो आपको फॉर असेसमेंट 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। तो आपको यहाँ पर दो चीजें करनी है। ठीक है, क्या क्या करना है सर यहाँ पर? तो हाँ, तो अपने को करना है यहाँ पर, देखो भाई, सबसे पहला आप क्वेश्चन सॉल्व करो कोई भी एक सिस्टम को लेकर, कोई भी एक मैकेनिज्म को लेकर। या तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं 115 बीएसी ये रीजन से, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्रोविजन से। ठीक है, एंड इग्नोर एएमटी प्रोविजन। अगर एएमटी एप्लीकेबल होता भी है तो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो एएमटी कब आता है, तो 115 बीएसी के अंदर एएमटी नहीं आता। यहाँ जो टैक्स आएगा वो आपको पे करना है। लेकिन जो रेगुलर टैक्स रिजिम है, रेगुलर वाली, नॉर्मल प्रोविजन वाली, तो यहाँ पर आपको कितना टैक्स देना है? तो नॉर्मल टैक्स जो आता है वो देना है, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स विच एवर हायर देना होता है। बट ये कह रहा है इग्नोर एएमटी, तो बोलो यहाँ पर जो नॉर्मल टैक्स आएगा वो दे दो, और यहाँ पर बोलो जो नॉर्मल टैक्स आता है 115 बीएससी का जो टैक्स आता है वो दे दो। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है बेटर आंसर वो दे देना, और क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर फिलहाल तो आपको पूछा नहीं है कि कौन सा प्रोविजन बेटर है, 115 बीएससी अदरवाइज। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर आनंद का है और वो रेसिडेंट है। ठीक है, आपको 115 बीएससी से सॉल्व करना है और अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, दोनों बेस से सॉल्व करना है। तो अब देखो, सबसे पहला, ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन अ एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश करी है, विच हैड कमेंस्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बोलो, ऑपरेशन कब से कमेंस किया है? 1920। तो 1920 वाज द फर्स्ट ईयर। टोटल टर्नओवर आपको बोला है ऑफ द अंडरटेकिंग वाज 200 लाख। एक्सपोर्ट टर्नओवर रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30 सितंबर 24। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24 है, और 31 मार्च 24 हमारा ईयर एंडिंग है, प्रीवियस ईयर एंडिंग है। उसके बाद 6 महीना, मतलब सितंबर 24 तक पैसा आ जाना चाहिए। तो बोलो कितना पैसा आया है? 120। उसके बाद दिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल्स ऑल द कंडीशन अंडर 10 एंड प्रॉफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। बोलो इसका प्रॉफिट आया है 35। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है अ यूनिट इन एक्सीडेंट के ऊपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और अगर आपको याद हो, अगर आप सेक्शन 115 बीएसी फॉलो करते हो, 115 बीएसी, सेक्शन 115 बीएसी, तो आपको 10 AA नहीं मिलता। याद है 10 AA का एग्जामिशन होता था? सर कितना एग्जामिशन होता था? तो अगर आपको याद हो 10 AA में आपको क्या करना था? फर्स्ट 1 to 5 ईयर्स या 6 to 10 ईयर्स, या लास्ट 11 to 15, आपको 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट वो एग्जाम है। तो सबसे पहले तुमको एक्सपोर्ट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, और उसका देख लो 100% है या 50% है या 50%। और ये जो लास्ट वाला 50% या तो रीजो में ट्रांसफर करना होता था, और 3 साल में मशीन खरीदनी है, इधर ये कंडीशन थी। ठीक है, और पहले पहला जो 10 साल है उसमें खास कोई कंडीशन नहीं है, तो 100% 50%। ठीक है, ये सब एग्जामिशन हुआ करते थे अंडर सेक्शन 10 AA। अगर आप 115 बीएससी में जाते हो 10 AA नहीं मिलेगा। रेगुलर रिजिम में जाते हो, रेगुलर टैक्स रिजिम, तो आपको सेक्शन 10 AA का एग्जामिशन मिलेगा। ये डिफरेंस है। तो जो पहला पॉइंट है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है, क्या अमाउंट आएंगे। तो एक मोटा मोटी समझ लेते हैं किसके रिलेटेड पॉइंट है। फिर नेक्स्ट, मिस्टर आनंद सोल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट इंडियन कंपनीज ऑन, कब सेल किया है? 14 मार्च।
परचेज कब किया था, परचेज परचेज ये रहा, अक्वायर्ड ऑन, परचेज का डेट दिया है, ठीक है, और परचेज किया था 2 फरवरी 2024 को, चेक करो भाई, 2 फरवरी को परचेज किया 2024, और अगले मैंने बेच दिया 14 मार्च 2024 को। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एससीसी। और नेक्स्ट वाला देखो, 16 अप्रैल 2017 टू 14 मार्च 2024, 17 और 24 तकरीबन 7 साल होते हैं। और भाई इक्विटी शेयर्स के लिए तो बोलो अपने को कितना देखना होता है, 1 ईयर, तो मेरे को बोलना ये वाला जो होगा ये लॉन्ग टर्म होगा, क्लियर है। तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। और आई होप आपको याद होगा 115 बीएसी की वजह से कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं आता, ये देख लो, आई होप आप इसको भूले नहीं हो। 115 बीएसी की वजह से कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है, सेम आंसर आएगा, तो कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने अभी अभी बोला 115 बीएसी में जाते तो 10 डबल है, ये सब 115 बीएसी में नॉट अलाउड है, ये सब 115 बीएसी में नॉट अलाउड है, 10 डबल अभी अभी बात हुई हमारी, नॉट अलाउड है। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। ये हो गया शॉर्ट टर्म, ये तो दोनों में सेम आएगा, एसटीसी एलटीसी, नो चेंज। फिर नेक्स्ट, ही मेड अ पेमेंट ऑफ 90,000, ठीक है, ही मेड अ पेमेंट, एक सेकंड ना, तो जो पहला वाला है ना वो रिलेटेड है पीजीबीपी से, नेक्स्ट वाला पीजीबीपी इनकम है ना, नेट प्रॉफिट हो सकती है। नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा रिलेटेड है कैपिटल गेन से। थर्ड, he made a payment of 90,000 on 1st September 2023 via a check towards medical insurance premium as a lump sum premium for himself, his wife, 31 August 2027 तक है। कैश पेमेंट किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है, तो ये सब पढ़ के समझ में आता है एटीडी, सेक्शन एटीडी। और 115 बीएसी में जाओगे तो एटीडी नहीं मिलता, ठीक है। देखो आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड लिख रहा हूँ 115 बीएसी, ठीक है, ये साइड लिख रहा हूँ 115 बीएसी, और ये साइड लिख रहा हूँ रेगुलर टैक्स रिजर्व। चेक करो, यहाँ 10 डबल नहीं मिलेगा 115 बीसी में, यहाँ मिलेगा, ये एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट एटीडी का डिडक्शन मिलेगा, इधर मिलेगा, है ना। आपको याद हो डिडक्शन आपको 4 ही मिलते थे, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2, एटीसीसीएच सबसेक्शन 2, एटीजेजेए और एटीएलए, ये 4 ही अलाउड है डिडक्शन में। तो बोलो एटीडी नॉट अलाउड, लेकिन रेगुलर टैक्स रिजर्व में जाता हूँ, इस साइड रेगुलर लिखा है, अलाउड हो जाएगा एटीडी। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड रॉयल्टी 288 फ्रॉम अब्रॉड फॉर बुक्स, ये बुक्स का रॉयल्टी, अगर आपको याद हो रॉयल्टी ऑन बुक होता है, ऑथर्ड बाय हिम इन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, अगर आपको याद हो रॉयल्टी ऑन बुक्स होता है, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस, आईएफओएस। एंड इसका बाद में डिडक्शन मिलता है 80 क्यूक्यूबी, 80 क्यों लिखी बुक लिखी क्यूक्यूबी, और दूसरा वाला होता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट 80 आरआरबी, क्यूक्यूबी आरआरबी। तो बोलो आईएफओएस एंड 80 क्यूक्यूबी दो जगह आता है, डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन इधर डिडक्शन नहीं मिलेगा। भाई ये साइड कौन सा वाला लिखा है मैंने, 115 बीएसी, चेक करो जरा, रेगुलर वर्सेस 115 बीएसी, एडजस्टमेंट नंबर 1, रेगुलर में 10 डबल का एग्जेम्पशन मिलेगा, 115 बीएसी में नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 कैपिटल गेन दोनों में सेम है। नेक्स्ट जो है ये मेरा डिडक्शंस के रिलेटेड है, डिडक्शन, ठीक है। ये सब तुम एग्जाम में अगर लिख भी रहे हो पेपर की साइड ऊपर, तो ऐसे लिखना कि कोई देखे नहीं, और लिखने के बाद इसको इरेज कर देना, ठीक है, पेंसिल से एकदम एकदम लाइट, ये हम हमारे रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इतना सब मन में याद रहे तो थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो, तो साइड पर ऐसे लिख दिया, देखो रेगुलर 115 बीएसी 10 डबल 10 डबल, ठीक है। एंड कैपिटल गेन एटीडी, नो एटीडी, एटीडी आईएफओएस 80 क्यू भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रॉयल्टी की इंफॉर्मेशन दी है, बाद में कुछ एक्सपेंडिचर दिए 40,000 और अमाउंट डेबिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, ही रिसीव इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड ये इनकम नहीं होती है, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, अगर आप इनकम टैक्स लिखते हो तो इट इज डिसअलाउड, जब हमने पे किया था तब अलाउ नहीं किया था, तो अब जब रिफंड मिलेगा तो अभी इसको इनकम नहीं मानते, अगेन डिसअलाउड होता है, ठीक है। लेकिन अगर जीएसटी पेड है सब्जेक्ट टू 43B तो अलाउड होता है, तो बोलो जीएसटी का जो रिफंड है, जीएसटी का रिफंड, इसको पीजीबीपी इनकम मानते हैं और वो अलाउड है यहाँ, ठीक है। इनकम टैक्स जीएसटी कोई कंफ्यूजन, पीएनएल अकाउंट बनाया मैंने, तो अब मेरे को बोला इनकम टैक्स रिफंड नॉट एन इनकम, क्योंकि जब पे किया था तब अलाउ नहीं किया था। ही रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1750, तो यहाँ दो चीजें, एक इनकम टैक्स रिफंड है और एक इंटरेस्ट ऑन रिफंड है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, ठीक है, रिलेटिंग टू कोई पास्ट वाला ईयर होगा, तो बोलो ये तो दोनों में ही आईएफओएस में टैक्सेबल है, इट इज एन इनकम, भाई पैसा मिला है, ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया था, अब बोलो रिफंड मिला। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर ऑफ द रेसिडेंशियल
फॉर रेसिडेंशियल यूज फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 15,000। मंथली रेंट कितना है? 15,000। He has paid municipal taxes for the current financial year for the floor of equal size, taken loan construction 2020 repaid 2,05,000 during the year। ठीक है, ये सब पढ़ के मेरे को समझ आता है हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक है IFOS, ये है हाउस प्रॉपर्टी। तो चेक करना क्वेश्चन। एडजस्टमेंट नंबर 1 PGBP, कैपिटल गेन, डिडक्शन, अदर सोर्सेज एंड डिडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद अदर सोर्सेज, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट, आनंद डिपोजिटेड ₹1,30,000 इन अ PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बोलो PPF में डिपॉजिट किया तो, और 80,000 5 ईयर टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट में रखा है, तो बोलो दोनों के लिए क्या होता है? ATC, जो इधर नहीं आती, ATC इग्नोर। बोलो ये क्वेश्चन समझा, इसको बोलते हैं ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से पढ़ना। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एक एक अमाउंट जो जो जिधर जाता है उधर उसको लिखते जाएंगे। चेक करो। बोलो सैलरी का रिलेटेड कुछ भी है? सैलरी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है। PGBP है, कैपिटल गेन है, एंड अदर सोर्सेज है और डिडक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब आपको कौन सा सॉल्व करना है? 115 BACB और नॉर्मल प्रोविजन भी। तो अब आप क्या करोगे, तो आप जो है सबसे पहला लाइन ड्रॉ करो। कैसे करोगे? इधर देखो, सबसे पहला आप जो एसएससी है उसका नाम लिख दो। क्या नाम है? आनंद। प्रीवियस ईयर 23-24। बोलो एसएससी का नाम क्या है? आनंद। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम या टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC, या ब्रैकेट में लिख दो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेरे को बोलना क्या प्रिपेयर करोगे? पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। ठीक है, और फिर आप बनाओगे पर्टिकुलर रुपीज रुपीज में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, IFOS। तो फिर आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने सब शॉर्ट में लिखा है, आप तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। लेस डिडक्शन, ये मत बोलना 115 BAC में सर डिडक्शन नहीं आते। भाई 4 एक्सेप्शन है ना, इस क्वेश्चन में वो चारों नहीं है, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ना भी लिखते तो चल जाता, बट खैर। और फिर आपको मिलेगी, बोलो क्या, जिसको ढूंढ रहे थे, NTI। ठीक है, नेट टैक्सेबल इनकम। ये हो गया मेरा एज पर सेक्शन 115 BAC। बोलो क्लियर है ये? अब हर किसी के लिए मेरे को वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। क्लियर है ये देखो, ये हो गया। नेक्स्ट पेज मैंने छोड़ दिया है इसी का टैक्स निकालने के लिए, और थर्ड पेज पर मैं लिखूंगा, थर्ड पेज पर, थर्ड पेज ऊपर मैं लिखता हूं इसके रिलेटेड। एक सेकेंड देखिए, ये सेकंड पेज क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि अपना टैक्स कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वापस एक पेज है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर जो है अब हम लिखेंगे आनंद प्रीवियस 23-24 असेसमेंट 24-25 कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC नहीं आएगा। बोलो अब क्या होगा? रेगुलर टैक्स रीजन या ऑल्टरनेटिव? जो रेगुलर है वही ऑल्टरनेटिव है भाई, रेगुलर टैक्स रीजन। ठीक है, तो मुझे दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मेरा मेन आंसर ये पहला, इनकम, फिर वो टैक्स कॉम्पिटिशन के लिए जगह छोड़ी, फिर वापस इनकम, अब इसका टैक्स। 4 पेज में ऐसे हो गए, और यहाँ से मेरी स्टार्ट होगी वर्किंग लोड। कुछ समझ में आया भाई? तो ये मेरा मेन आंसर होगा, देखो 4 पेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 115 BAC। ठीक है, वो कर लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे वो सिंपल लग रहा है, आधे से ज्यादा चीजें तो अलाउड ही नहीं है, वो कर लेते हैं पहले। सबसे पहला, बोलो ही ओन्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश इन SEZ 19-20 में स्टार्ट किया था उसने ऑपरेशन। 200 लाख का टर्नओवर है टोटल, एक्सपोर्ट्स उसमें से 120 लाख रुपए है, टोटल सेल्स है 200 लाख, मतलब 2 करोड़। उसमें से 1.2 करोड़ जो है 120 लाख, ये अपना क्या है? एक्सपोर्ट्स है। और सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री वाज 35 लाख। कितना प्रॉफिट आया? 35 लाख। क्या इसको कोई डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो बोलो मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये पीजीबीपी में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम एसिडेड और यूनिट इन एसिडेड। पीजीबीपी में और कुछ है क्या मेरा? नहीं है। तो चलो मेरा पीजीबीपी में सबसे पहला मेरा फर्स्ट पॉइंट खत्म, ठीक है। मेरा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा इसी के साथ, ये वाला, ठीक है। हम पॉइंट वाइज जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा, मैं 115 बीएससी सॉल्व कर रहा हूँ, 115 बीएससी, देखो ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसकी वर्किंग नोट चाहिए, किसकी? पीजीबीपी की। ये मेरा पांचवा पेज था। बोलो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और ये मैं किधर हूँ? 115 बीएससी में हुआ। अब चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, पर आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा वाला था। बोलो, मैं तो 3 लाइन में इसको खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम अ यूनिट, इनकम फ्रॉम यूनिट इन एसईजेड, यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और कितना था वो? प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट एक्चुअल होता है 35 लाख। मेरा प्रॉफिट आएगा 35 लाख, और मेरा पीजीबीपी आ गया 35 लाख रुपए। खत्म। कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन है नहीं पीजीबीपी में, एक ही तो इनकम है। तो मैं देखो मेरा पीजीबीपी हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें? हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, फर्स्ट। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड, ठीक है। 115 बीएससी में, बोलो कैपिटल गेन के रिलेटेड है, कोई चेंज नहीं होने वाला है इसके मतलब 115 बीएससी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, तो मेरा वर्किंग नोट ये फर्स्ट हो गया। अब वर्किंग नोट सेकंड वाली प्रिपेयर करूंगा मैं, वर्किंग नोट 2। इधर मत लिखना 115 बीएससी, क्योंकि ये दोनों में सेम ही होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीज, रुपीज। तो सबसे पहला मेरे पास है, कौन सा वाला सॉल्व करोगे बोलो? मिस्टर आनंद सोल्ड इक्विटी शेयर ऑफ डिफरेंट इंडियन कंपनीज ऑन 14 मार्च को बेच दिया। जो सैम लिमिटेड का शेयर था ना, वो खरीदा 2 फरवरी को, शॉर्ट टर्म है। जो जैम लिमिटेड का जो था वो 16 अप्रैल 2017 को खरीदा था, वो लॉन्ग टर्म। परचेज के टाइम पर आपने एसटीटी पे किया है, एंड इवन सेल के टाइम पर भी पे किया है। ये पूरा ना पॉज करके सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ना, क्योंकि मुझे तो दिख गया सेल के टाइम पर भी एसटीटी है, देखो ब्रोकरेज एंड एसटीटी, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहला तो ये सब इंफॉर्मेशन दी है, तो मेरे को करना क्या, मैं काम करता हूँ कैपिटल गेन का फॉर्मेट लिख लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बोलो फॉर्मेट क्या है? आई होप आपको इतना तो समझा कि इक्विटी शेयर्स है। बोलो फॉर्मेट क्या आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और जो आएगा वो आपका कैपिटल गेन होगा, जो आएगा वो आपका कैपिटल गेन होगा, ठीक है। तो ये आया आपका कैपिटल गेन। तो सबसे पहला शेयर्स है सैम के और जैम के। तो शेयर्स ऑफ या इक्विटी शेयर्स ऑफ, शेयर्स ऑफ सैम लिमिटेड एंड शेयर्स ऑफ जैम लिमिटेड, ठीक है। सैम जैम, बोलो क्लियर है ये? शेयर्स ऑफ सैम लिमिटेड, जैम लिमिटेड। अब सबसे पहला अपने को चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो इसके लिए मैं पहले एक पढ़ लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आपको बोला है इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 14 मार्च को सेल किया, तो डेट ऑफ ट्रांसफर है ये वाला, डेट ऑफ ट्रांसफर। ये वाला है डेट ऑफ एक्विजिशन। इससे पता चल जाता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कौन सा। अब अपने को तो आंसर निकालना है, तो मेरे को बोलना सबसे पहला आपको दिया है सेल प्राइस, दिया है सेल प्राइस, ठीक है। ये मेरा एफपीओसी आ जाएगा। फिर आपको दिया है कॉस्ट प्राइस, ये तो परचेज प्राइस आ जाएगा। ये डेट दिया एक्वायर्ड का, नंबर ऑफ शेयर दिया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, बात करते हैं क्यों दिया है। और आपको इंडेक्सेशन दिया है, इंडेक्स दिए। सेल प्रोसीड्स वर सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज, मतलब ट्रांसफर एक्सपेंस। अगर परचेज के टाइम पर ब्रोकरेज दिया होता तो मैं ऐड करता, सेल के टाइम पर दिया तो बोलो लेस कर दोगे, इतना पैसा ब्रोकरेज चला जाएगा, तो बोलो कम मिलेगा मेरे को। एंड एसटीटी, अगर आपको याद हो कैपिटल गेन में एसटीटी को इग्नोर कर दिया, ठीक है। एसटीटी जो है वो एक्चुअली में पूरे इनकम टैक्स में इग्नोर हो जाता है। एक्सेप्शन है, जैसे मान लो अगर आपका इनकम, आपका पीजीबीपी इनकम है
और इसमें आप जो है स्टॉक इन ट्रेड जो है वो आपका गुड्स है, तो मेरे को बोलना शेयर परचेज शेयर सोल्ड, तो उस केस में एसटीडी अलाउड है अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। शायद याद आता हो, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, बट इस पूरे चैप्टर में बोलो एसटीडी परचेज के टाइम पर है इग्नोर, एसटीडी सेल के टाइम पर है इग्नोर, एसटीडी का कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। बोलो, सबसे पहला मैं इसको सैम वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर ऊपर, और क्या बोला, परचेज के टाइम पर एसटीडी पेड है। अगर परचेज के टाइम पर एसटीडी पेड होगा तो मेरे को बोलो क्या करना है, एसटीडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इसका मतलब ये 111A में कवर्ड है। आप याद करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इक्विटी शेयर परचेज के टाइम पर एसटीडी पेड होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A इसमें परचेज प्लस सेल दोनों टाइम पर एसटीडी होना चाहिए। इधर खाली परचेज पर बोला है, और एक क्वेश्चन में वही दिया, देखो इधर परचेज ऊपर देखो क्या दिया है, एसटीडी पेड है। एक्चुअली में तो इवन बोलो सेल पर भी एसटीडी है, सेल पर भी है, पर बोलो कंडीशन क्या है, परचेज पर होना चाहिए। तो क्या है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको। अब मेरे को बोलना एसटीडी पेड है एट द टाइम ऑफ, तो बोलो ये जो है ये मेरा आएगा 111A में, और ये मेरा आएगा 112A में, 111A 112A, क्लियर है ये। तो सॉल्व करते हैं। मेरे को बोलना सबसे पहला मैं क्या करूंगा, सैम लिमिटेड जो है, सैम लिमिटेड इसका कैपिटल गेन निकालूंगा। सैम लिमिटेड का कैपिटल गेन निकालूंगा, तो मेरे को बोलो शेयर्स ऑफ सैम लिमिटेड, बोलो सबसे पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैं शॉर्ट टर्म निकाल लेता हूँ। बोलो सेल प्राइस क्या है, 150 इंटू नंबर ऑफ शेयर 2000, तो 150 इंटू 2000 आएगा 3 लाख रुपया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 3 लाख रुपीज। उसके बाद बोलो शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, परचेज प्राइस पर शेयर बोलो 120, और परचेज के टाइम पर एसटीटी पेड है, एसटीटी होता तो भी इग्नोर कर देता, बोलो अमाउंट दिया भी होता तो 120 कॉस्ट प्राइस है इनटू 2000 शेयर, कितना कॉस्ट होगा, 2,40,000। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2,40,000, बोलो क्लियर है। लेकिन सेल के टाइम पर ब्रोकरेज भी है, कितना ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज है मेरा 0.1%, तो सेल प्राइस का 0.1%, 3 लाख का इंटू 0.1% जो आएगा 300 रुपया, और आपका ये बनेगा 299,700। बोलो क्लियर है, ये इंप्रूवमेंट कुछ नहीं आएगा, 299,700 माइनस 2,40,000 जो बनेगा 59,700, तो आपका आ गया 59,700 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चाहो तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा मेरा आएगा कैपिटल गेन जो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो भाई क्लियर है, ये जो आएगा मेरा आंसर, खत्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो मेरे को बोलो 111A जो था 112A में क्या कंडीशन है, 112A में परचेज और सेल दोनों टाइम पर बोलो एसटीडी पेड होना चाहिए, और 111A जब आप करते तो बोलो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या होना चाहिए, सेल के टाइम पर एसटीडी पेड होना चाहिए, तो यहाँ पर वो है भी। तो चलो ये शॉर्ट टर्म हो गया, अब हम लॉन्ग टर्म करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलो एफपीओसी क्या आएगा, तो नंबर ऑफ शेयर 1250 इंटू सेल प्राइस बोलो 100, 1,25,000 मेरा सेल प्राइस आएगा, 1,25,000, इसका 0.1% 125 लेस कर दो, आपका बनेगा 124,875, 124,875 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। याद करो सेक्शन 112A जो है 112A उसमें कॉस्ट ही लेस होता है, इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है भाई। ठीक है, और यहाँ 112A एप्लीकेबल है, और बोलो कॉस्ट क्या लेना होता था, तो कॉस्ट जो है 112A में कॉस्ट और सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, क्या लिख रहा हूँ, 31 जनवरी 2018, तो पहला करो विच एवर लोअर, फिर करो विच एवर हायर। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो देखो अगर मान लो ये अरुण जेटली जी बजट लाए थे, पहले जो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के ऊपर हमेशा एग्जाम हुआ करता था। मान लो मैंने शेयर खरीदा इतने पर, अब अरुण जेटली जो थे वो बजट लाए 1 फरवरी 2018, इन्होंने बोला 31 जनवरी 2018 तक जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमेशा ही एग्जाम था, और हम अभी भी एग्जामेशन ही देंगे। मान लो एक सेकेंड के लिए शेयर्स का प्राइस हुआ 170, तो अगर 31 जनवरी को मैं बेच देता तो मेरा 70 रुपीज का प्रॉफिट आता, भाई 70 समझा, और 70 पर टैक्स क्या था, कुछ नहीं, लेकिन मैं इसको बेच रहा हूं आज, मान लो आज है 15 सितंबर 2024, और आज मान लो इसको 200 में बेच दिया, तो अरुण जेटली जी ने कहा कि हम जो है ना ये डिफरेंस पर टैक्स लगाएंगे, मतलब 30 रुपया जो है वो टैक्सेबल होगा, हम 200 माइनस 100 इसको टैक्स नहीं करेंगे, और इस वजह से इन्होंने फॉर्मूला दिया सेल प्राइस 200 रुपया
माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू, बोलो क्या लेना है, कॉस्ट, सेल प्राइस, एफएमबी, ठीक है, विच एवर लोअर करो विच एवर हायर करो। तो बोलो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी, बेचा नहीं है, मार्केट में वैल्यू चल रही थी 170 ऑन द डेट ऑफ बजट, सेल प्राइस 200 रुपया और कॉस्ट प्राइस क्या है 100। तो बोलो पहले क्या करोगे, विच एवर लोअर, लोअर बोलो क्या आएगा 200 और 170, 170 आएगा लोअर 170, और फिर इस 170 को, ये मेरा हो गया लोअर 170 आया, अब 170 को 100 के साथ कंपेयर करो तो हायर देखना है, तो आएगा 170 और आपका टैक्सेबल हुआ 30 रुपीज। आप चेक करो, ये प्रॉफिट को टैक्स करना था 30 रुपीज। अंडरस्टूड, ऐसा फॉर्मूला क्यों है, ठीक है, मैं अब कर दूं ये, तो क्या, तो ये देखो, तो वापस आना, बोलो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है, ये लेनी है, तो मेरे को बोलना सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस, तो सर सेल प्राइस है, सेल वैल्यू 100 रुपीज, 100, फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिया है 50 रुपया, तो फेयर मार्केट वैल्यू 50, और कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है परचेज प्राइस 72 रुपीज, 72। बोलो क्या करोगे, 100 और 150 विच ओवर लोअर, तो 50 आएगा, हट जाएगा, ये लोअर कर दो, हो गया लोअर, 50 आ गया। अब 50 और 72, तो हायर बोलो 72, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा 72 रुपीज इंटू 1250 शेयर, 72 इंटू 1250 शेयर, जो आपका आएगा 90,000। और ये लेस करो 124,825, 34875, ये आपका आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर है, ये आ गया मेरा कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है ये। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 नहीं आया, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये आया 59,700, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A या 34,875, और आपका टोटल आता है 59,700 प्लस 34,875, 94,575, 94,575। और मैं फिर से बोल दूं कैपिटल गेन दोनों में सेम होगा, 94, 94,575, 94,575। तो मेरा ये जो है ना रेगुलर रीजन, इसमें भी कैपिटल गेन सेम आएगा 94,575, और 115 बीएसी में भी आएगा 94,575। बोलो भाई क्लियर है, कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी रीजन में रहो। बोलो अंडरस्टूड। तो मेरा इसी के साथ ये सॉल्व हो गया, ये तो इधर साइड भी हो, ठीक है, देखो 10 डबल इस साइड बाकी है, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट मेडिक्लेम प्रीमियम 115 बीएससी में है नहीं, तो इग्नोर करता हूं मैं एडीडी को। अब रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीव्ड इन 2,88,000 फ्रॉम अब्रॉड फॉर अ बुक ऑथर्ड बाय हिम इन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, तो इट इज रॉयल्टी ऑन बुक्स, टैक्सेबल आएंगे फोर्स में, बट ये ग्रॉस रॉयल्टी है, द रेट ऑफ रॉयल्टी 16% एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बोलो कितना एक्सपेंडिचर किया है 40,000, तो मेरा रॉयल्टी इनकम आएगा, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी वापस, आईएफओएस वर्किंग नोट नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आईएफओएस, और बोलो यहाँ पर मेरी वर्किंग नोट जो है, अब इसमें मैं फिलहाल तो 115 बीएससी के लिए बना रहा हूँ, पर जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पर माइनर चाइल्ड 1032 और वो तो है नहीं, तो ये भी सेम ही आएगा। आपको याद है आईएफओएस में डिफरेंस किसकी वजह से आ सकते हैं, ये देखो 1032 और 1017 माइनर वाला और वो एमपीएमएलए वाला, तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो फिलहाल तो मुझे प्राइमा फेस ऐसा लग रहा है आईएफओएस दोनों की है, 115 बीएससी भी है और ये वाला भी है, तो कंप्यूटेशन ऑफ, भाई तुम पूरा लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोलो रॉयल्टी ऑन बुक्स, रॉयल्टी ऑन बुक्स कितना था वो, हो गया मेरा आईएफओएस रॉयल्टी ऑन बुक्स 2,88,000, लेकिन 40,000 का खर्चा भी किया है, तो 288 माइनस एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन जो भी है वो 40,000 का खर्चा किया है। आपका टैक्सेबल कितना होगा 248,000, चेक करो, ठीक है। अब आईएफओएस में आ गया, लेकिन इसके साथ साथ बोलो किधर जाना चाहिए एटीक्यू भी, बट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आप 115 बीएसी में हो। भाई ये सेट क्लियर है आपको, चेक कर लो, मुझे 10 डबल नहीं मिला, पूरा टैक्सेबल कर दिया मैंने, कैपिटल गेन सी नहीं आएगा कर दिया मैंने, ईटीडी नहीं मिलता नहीं लिखा, आईएफओएस में लिख दिया, एटीक्यू में नहीं मिलेगा,
क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट वापस आईएफओ इसमें आएगा मेरा 1750, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो एक तो ये आएगा, दूसरा मेरा आएगा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। वो कितना है 1750, 1750 रुपया, 1750, 1750। यस। नेक्स्ट तो हाउस प्रॉपर्टी और ईटीसी खत्म मेरा। बोलो, ये मैंने इसका इफेक्ट दे दिया। आईएफओ है, हाउस प्रॉपर्टी का बाकी है, ईटीसी इधर नहीं आता, चेक कर लो भाई। क्लियर है? इसी के साथ मेरा आईएफओएस खत्म हो गया। अदर सोर्सेस, और आपका ये बनेगा, कितना बनता है 248 एंड 1 249,750। आईएफओएस आएगा 249,750, 249,750, 249,750, 249,750। मैं फिलहाल तो बनवर पे बीएससी में लिख देता हूँ 249,750। आईएफओएस 249,750। क्लियर है ये? पर आप देखोगे तो आईएफओएस में और तो कोई इनकम नहीं है, तो एक्चुअली 115 बीएससी हो या ये वाला हो, इसमें दोनों में रॉयल्टी सेम आएगा। इवन ये भी माइनस चार्ट होता तो डिडक्शन नहीं मिलता, और वो 1017 वाला वो नहीं है। ठीक है, चलो आईएफओएस हो गया। तो अपना क्या क्या बाकी है तो चेक करना। मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इधर आता ही नहीं है, चौथा हो गया, जो आता है वो हो गया, जो नहीं आता वो इग्नोर करो। पांचवा हो गया, फिर सिक्स बाकी है मेरा, मतलब ये दूसरा वाला पांचवा, ये सिक्स और ये सेवेंथ एक्चुअली में ये बाकी है मेरा, हाउस प्रॉपर्टी और ईटीसी तो नहीं आता। अंडरस्टूड? मेरा 115 बीएससी खत्म होने जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड लेट आउट फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता है, और बोलो फर्स्ट फ्लोर क्या करा उसने, भाड़े पर दे रखा है। तो ग्राउंड फ्लोर ये उसका आधा घर जो है ना, ग्राउंड फ्लोर एसओपीआर है, खुद रहता है वो। एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ फॉर रेसिडेंशियल, ऊपर वाला फ्लोर एलओपी। आधा घर, एक घर के दो टुकड़े हो गए, और ऐसा होता तो हम उसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट, दो यूनिट्स हैं, लेट्स से यूनिट 1 यूनिट 2। अब भले ये यूनिट हो, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हो ना तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, एज इफ हाउस प्रॉपर्टी है। H1 H2, हाउस प्रॉपर्टी 1 हाउस प्रॉपर्टी 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये दिया है, मंथली रेंट दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, करंट फाइनेंशियल ईयर बोथ ऑफ लोन दिया है, ये सब इंफॉर्मेशन दी है। अब मेरे को बोलना, नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ बोलो 115 बीएसी में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर एसओपीआर तो उसका इंटरेस्ट लेस नहीं होता, जबकि रेगुलर रीजिम में होता है। और अगर लॉस है हाउस प्रॉपर्टी तो किसी और हेड के सामने नहीं होगा सेम ईयर में। ये 115 बीएसी में दो चीजें लिखी। तो फिलहाल तो मैं हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करूंगा, एक एसओपीआर एक एलओपी, एसओपीआर और एलओपी। ठीक है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा बोलो कौन सा आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, और जो आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आईएफएच। क्लियर है ये? तो बोलो एसओपीआर में सब कुछ नील आएगा। मैं 115 बीएसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 115 बीएसी कुछ लेस ही नहीं होता। ठीक है, 115 बीएसी रहो या कुछ भी रहो, कुछ लेस नहीं होता। अब यहाँ फर्क है, 115 बीएसी में इंटरेस्ट आपका नील आएगा, नील। लेकिन अगर रेगुलर टैक्स रिजिम कहा ना तो ये इंटरेस्ट आएगा, ये फर्क है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? ठीक है सर, चलो आगे बात करते हैं एलओपी। बोलो ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर फॉर इज रेसिडेंशियल, ये सब हो गया मेरा पढ़ के। लेट आउट ऊपर वाला पार्ट, फर्स्ट फ्लोर फॉर अ मंथली रेंट ऑफ, बोलो मंथली रेंट कितना है 15,000। इसका मतलब 15,000 इंटू 12 महीना, 1,80,000 साल का भाड़ा आया होगा। ठीक है, तो उसका और तो देख लो आप क्वेश्चन पढ़ के, फिर म्युनिसिपल टैक्स दिया है, फिर लोन दिया है कुछ, और इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया है। तो बोलो और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यू, पेरेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीएवी बनेगा 1,80,000। क्लियर है ये? एक्चुअल रेंज जो है वही बनेगा, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब 1,80,000 में से क्या लेस करोगे, तो 15,000 भाड़ा हो गया। ही हैज पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 3,000 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। 30,000 म्युनिसिपल टैक्स किसका है, पूरे घर का है भाई। वो 30,000 बोला मतलब बोलो पूरे घर का ही होगा। तो बोलो यहाँ से कितना लेस होगा, 15,000, और वहां का 15,000 लेस नहीं होता। तो बोलो 1,80,000 माइनस 15,000, आपका ये आएगा 1,65,000, और इसका 30% लेस कर दोगे 49,500।
बोलो क्लियर है ये? ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट नो लिमिट, कोई कंडीशन नहीं इसको वैसे भी। तो ही हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 50 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। घर का कंस्ट्रक्शन किया था 2020 में, उसके लिए लोन लिया था। बोलो घर का कंस्ट्रक्शन किया और एसओपी भी है इसमें। तो ये ना भले ही यूनिट है, ये भले आधा हिस्सा है, लेकिन बोलो इसको आप हाउस ही ट्रीट करो, और इसके लिए बोलो 2 लाख का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो फिलहाल तो बोलो इसका इंटरेस्ट इतना है भी नहीं। ये पेड 2,05,000, इसमें इंटरेस्ट 1 लाख है। तो बाकी का 1,05,000 क्या है? वो है प्रिंसिपल, एटीसी में प्रिंसिपल है। कितना? 1,05,000 इधर नहीं आएगा एटीसी। ठीक है, और बाकी 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बोलो 1 लाख है, 1 लाख और 1,05,000, ठीक है, 2,05,000 है टोटल। अब 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली में 1,50,000 इसका होगा और 50,000 इसका होगा। ये तो लेस ही नहीं होगा, और यहाँ एलओपी में बोलो नो लिमिट 50 पूरा लेस हो जाएगा 50,000, और आपका ये आएगा 1,65,000 माइनस 49,500 माइनस 50,000, 65,500 आएगा मेरा हाउस प्रॉपर्टी, ये नील आएगा। क्लियर है ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है सेक्शन 115 बीएसी में। डिफरेंस है आईएफओ है सेक्शन 115 बीएसी एंड रेगुलर, दोनों में सेम रेगुलर टैक्स रिजिम। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, तो मेरा 65,500 आ गया हाउस प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूँ 65,500 हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर है ये? सैलरी तो है ही नहीं। ठीक है, अब एक बचा पीजीबीपी। पीजीबीपी तो मेरा हो गया ना, देखो ना 10AA डिडक्शन नहीं मिलता, उसमें और कुछ था भी नहीं। हाँ, पीजीबीपी कितना? 35 लाख। पीजीबीपी 35 लाख। बोलो क्लियर है ये? कैपिटल गेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई सब कुछ हो गया। और यहाँ पर भी अगर मैं क्वेश्चन में चेक करता हूँ, चेक कर लो आप। क्या आप मेरा देखो, पीजीबीपी हो गया, यस। कैपिटल गेन हो गया, यस। फिर आईएफओएस हो गया, यस। आईएफओएस ये भी ऐड किया था मैंने, हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी आंसर आ गया ना, क्या आया था वो लिख दिया मैंने, जो भी आया था वो। अब ऐड करो 65,500, 35 लाख, 94,575, 249, 49750, 3909,825, 3909,825। ये मेरा आया ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से क्या लेस करूं? डिडक्शन। अब मेरे पास डिडक्शन है तो सही, लेकिन लेस 115 बीएससी में 4 ही होता है, उसमें से कोई नहीं है। चेक करो, एटीसी नॉट अलाउड, एटीसी नहीं मिलेगा। एटी क्यूक्यू भी नॉट अलाउड, एटी डी नॉट अलाउड, एटी सीसीडी टू, एटी सीसीएच टू, एटी जेजे और एटी एल, उसमें से कुछ भी इधर नहीं है, तो मेरा ये भी आएगा नील। और आपका आएगा 3909,825, दैट इज टू से मेरा नेट टैक्सेबल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 3909,830। बोलो क्लियर है ये? अब इस पर टैक्स निकालो 39, ये जो था इसमें 3909,830, इस पर टैक्स निकालो। तो इसमें ना सबसे पहला हमेशा चेक करना, मैंने आपको उस दिन आपको बताया था कि 3 टाइप की इनकम है। स्पेसिफाइड इधर है ही नहीं, स्पेशल है कैपिटल गेन और आईएफओ, इसमें चेक करो कोई स्पेशल है क्या? तो क्या दोनों कैपिटल गेन में तो दोनों स्पेशल ही थी, है ना? कैपिटल गेन में देखो दोनों स्पेशल हैं, ये दोनों। ठीक है, और आईएफओएस में रॉयल्टी इंटरेस्ट कुछ स्पेशल नहीं है। तो मेरा अब मैं टैक्स निकालने जा रहा हूं, मेरा कितना आया है इनकम? 3909,830, 3909,830, ये मेरा टोटल इनकम है। इस टोटल में से मेरा कैपिटल गेन कितना है? तो इतना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर है? और मेरा इस पर टैक्स का रेट आएगा 15%। और ये बोलो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राइट है ये?
कोई स्लैब रहेगा ही नहीं, 59,700 उस पर 15% देना ही पड़ेगा, 8,955 ये टैक्स आया। बोलो क्लियर है ये। और मेरी बैलेंस इनकम बचेगी, बैलेंस इनकम 3909 माइनस 59,700 माइनस 34875 3815255, ये मेरा बैलेंस इनकम बचा 3815255। बोलो क्लियर है ये। और अब मैं इसमें से 15 लाख रुपए लेस कर देता हूँ इंटू 30%, 50, आपका आएगा 844,577, ये टैक्स आया। और मेरा टोटल इनकम टैक्स बनेगा भाई, बोलो 844,577 प्लस 8,955, 8,53,532। बोलो इनकम टैक्स सरचार्ज तो आएगा नहीं, 50 लाख से ऊपर नहीं है, एचईसी आएगा 4%। और ऐड कर दो तो आपको टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 887,673, which is rounded off nearest 10 rupees के 670। बोलो ये क्लियर है, 887,670। चेक कर लो 115 बीएससी आ गया हमारा 887,670, 887,670। ठीक है बेटा, 8,955 देखो कैपिटल गेन ये नील आएगा। और आपकी इनकम कितनी है, ये 3,909,825। यस वही है 3,909,825। बोलो क्लियर है ये, आपको समझ में आया होगा। चेक कर लो, ये देखो ये मेरा पहला 115 बीएससी का इनकम, ये 115 बीएससी का टैक्स। अब अच्छे से प्रेजेंट करना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स पर्टिकुलर रुपीज ये सब। फिर ये अपना रेगुलर टैक्स रेशियो उसका टैक्स। और ये देखो 115 बीएससी में पीजीबीपी आ गया, कैपिटल गेन दोनों में सेम है, ये आईएफओ सब दोनों में सेम है। ये खाली 115 बीएससी है। बोलो क्लियर है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर टैक्स रेशियो। रेगुलर ईएमटी तो बोला था इग्नोर कर दो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर टैक्स रेशियो। चलो बोलो पीजीबीपी में तुम्हारा कितना आएगा, तो सर ये आएगा तो सही, बट इसमें टाइम डबल लेगा, एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलेगा। तो बोलो पीजीबीपी में तुम्हारा आएगा 35 लाख रुपीज का प्रॉफिट, लेकिन ये 35 में से तुमको प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांट देना है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। रेगुलर टैक्स रेजिम उसका टैक्स ये देखो, सबसे पहला वर्किंग नोट 1 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। मैं काम करता हूं, इसके नीचे ही वापस एक वर्किंग नोट बना देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, लेकिन ये 115 बीएससी नहीं है। बोलो ये कौन सा है, रेगुलर रीजन, रेगुलर टैक्स रीजन, ठीक है। 35 लाख रुपए मेरा एसईजेड का यूनिट है, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA जो उसमें नहीं मिलता 115 बीएससी। बोलो कितना मिलता है। तो आप चेक करो आपका प्रॉफिट का ये कौन सा ईयर है। तो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो ईयर 1 1920, 19 20 20 21 22 23 24, प्रीवियस से 23 24 फिफ्थ ईयर होगा। चेक कर लो आप। और हमारा प्रीवियस ईयर वही है 23 24। तो बोलो फिफ्थ ईयर पहले 5 साल 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, तो आपको पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। बोलो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आएगा। तो टोटल प्रॉफिट है 35 लाख, टोटल प्रॉफिट है 35 लाख, तो 35 लाख टोटल है, ठीक है। देखो ये लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका टोटल टर्नओवर, उसमें से एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है। तो टोटल है 200, और एक्सपोर्ट होने के अलावा इवन रियलाइज भी होना चाहिए 120। अगर ऐसा है तो फिर आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 35 लाख, तो आपका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसी को ये लोग बोलते हैं
क्या? टोटल प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, टोटल प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। आई होप ये समझा होगा। तो बोलो 35 लाख टोटल प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? 120 डिवाइडेड बाय बोलो 200, 21 लाख। 35 में से मेरा बोलो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आया? 21 लाख। आपको ये सब का वर्किंग बनाना पड़ेगा। एंड इसका 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है, इसका 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है, 21 लाख एग्जाम्प्ट, और बाकी का 14 लाख बोलो टैक्सेबल। आपको ये समझ में आया? टोटल प्रॉफिट है 35 लाख, उसमें से बोलो 21 लाख का प्रॉफिट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10AA में। देखो ये फर्क है 10AA का 115 और रेगुलर रीजन। 14 लाख का प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा, और मेरा पीजीबीपी अंडर दिस प्रोविजन आएगा 14 लाख। सैलरी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, नील आने वाले हैं, चेक कर लो आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हाउस कैपिटल गेन जो सीन आएगा हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी जो था उसमें फर्क है, और ये आईएफओएस चलो देखते हैं आगे। बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, कैपिटल गेन सेकंड हो गया, थर्ड एटीडी। पढ़ना जरा क्या बोला है। एटीडी का मेडिक्लेम प्रीमियम है ना, वो देखो कौन से साल का है, 2023 वाला है। ठीक है, उसने प्रीमियम पे किया था, मतलब सितंबर 23 मतलब 23-24 में पे किया था, और ये वैलिड कब तक है, तो वाइफ और खुद के लिए पे किया था टिल 31 अगस्त 27। 31 अगस्त 27 मतलब 27-28। तो 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27 और 27, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल के लिए था। तो 90,000 डिवाइड बाय 5, आपका एक साल का मेडिक्लेम प्रीमियम आएगा 18,000। तो पूरा 18 लेस हो जाएगा। 25,000 तक तो डिडक्शन अलाउड ही है, 25 तक तो अलाउड ही है, 18 लेस हो जाएगा। लेकिन उसने कैश में पे किया है। भाई आपको याद हो मेडिक्लेम चेक से होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चलता है, तो चलेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हिमसेल्फ एंड बाई। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलो 7.5 है, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 5,000। अब 18 वो 18 समझा कैसे आता भाई, 5 साल में डिवाइड किया है, हर साल 18 मिलेगा। 18 वो प्लस 7.5 नहीं, 5,000 ये टोटल 23। 25 के आगे नहीं जा रहा, 23,000 मेरा लेस हो जाएगा एटीडी। बोलो क्लियर है ये एटीडी? सॉरी अब मैं इस साइड हूँ। ये देखो 10AA का एग्जामेशन लिया, अब एटीडी का डिडक्शन लेने जा रहा हूँ, कितना है? 23,000। 18,000 प्लस 5,000, तो मेरा और एक कॉलम बनेगा इधर, वर्किंग नोट 5, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। मैं आपको ना बाद में पूरी वर्किंग नोट दिखाता हूँ ना, तुम बोलोगे यार कंफ्यूज हो रहा है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, और ये बोलो ये कौन सी रिजिम में? रेगुलर। क्लियर है ये? बोलो मेडिकल प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 18,000, चलो लिख दो 90,000 डिवाइडेड बाय 5, 18, और प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस 5,000, और आपका ये टोटल बनेगा 23,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। बोलो क्लियर है ये? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 23,000 डिडक्टिबल है अंडर सेक्शन 80D, बट रेगुलर रीजिम में 80D उधर नहीं आता है। चलो ये भी मेरा हो गया 80D, चेक करो। रेगुलर रीजिम में ये 10AA हो गया ये वाला, उसके बाद कैपिटल गेन हो गया मेरा, उसके बाद 80D भी ले लिया मैंने। अब आईएफओएस एंड 80QQB, तो कितना आएगा आईएफओएस 80QQB? आईएफओएस में तो आपका आएगा 288 माइनस 40, सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। आईएफओएस तो सेम ही रहेगा, हो गया मेरा, समझो सेम ही आएगा। 249,750, कोई चेंज नहीं होगा। 249,750 आईएफओएस, 249,750। लेकिन चेंज इधर होगा मालूम है, 80QQB का डिडक्शन मिलेगा जो नहीं मिल रहा था। अब आएगा मेरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB। आप चेक करो QQB का डिडक्शन कैसे आएगा। नंबर 3 वाला पॉइंट देखो, 80QQB। बोलो क्लियर है ये? रॉयल्टी रिसिप्ट 15%, कन्वर्टेबल फॉरेक्स रिसिप्ट अप टू
सितंबर, फिर जो भी आता है 1 2 3 लोअर, उसमें से एक्सपेंसेस बाद में माइनस करना क्यूक्यूबी करते वक्त, फिर एक अमाउंट आएगा दैट इज नेट रॉयल्टी बोल दो उसको, चाहो चाहिए तो डबल एक्स, और उसके बाद उसको कंपेयर करो 3 लाख के साथ, ये आपका डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 80 क्यूक्यूबी। तो वापस आते हैं अपन, बोलो इधर क्या करोगे, सबसे पहला तो 1 2 3 विच एवर लोअर, नंबर 1 रॉयल्टी रिसीव्ड है ग्रॉस अमाउंट 2,88,000, एक्सपेंसेस देखो बाद में लेस करना है, तो ये जो रिसीव्ड है ना, ये एक्चुअल रिसीव्ड है ग्रॉस 2,88,000, 2,88,000 रॉयल्टी। फिर सेकंड पॉइंट क्या था 15%, और थर्ड क्या था अमाउंट रिसीव्ड अप टू सितंबर, ये हो गया। उसके बाद द रॉयल्टी एज ऑफ 16% दिया है, आप कितना लेना चाहोगे 15, अपना तो 15% है, तो ये जो आपका 288 है ना, 288,000 जो अमाउंट रिसीव्ड है 288, ये 16% है, तो क्या करोगे डिवाइडेड बाय 16, तो आपको 100% मिल जाएगा इनटू 15%। आई होप आपको समझ आएगा 15 कैसे आ रहा है। जो रॉयल्टी रिसीव्ड है डिवाइड बाय परसेंटेज दिया है वो ले लो, नहीं दिया तो कुछ नहीं, उसको डैश लिख दो, नील मत लिखना वरना बोलोगे विचेवर लोअर नील आया। ठीक है, तो बोलो आपका कितना आता है, ये 2,70,000। और थर्ड है कन्वर्टेबल फॉरेक्स रिसीव्ड अप टू सितंबर, जो कि है 2,50,000, पढ़ लेना भाई। बोलो विचेवर लोअर, क्या लोअर आएगा 2,50,000, चेक कर लो 1 2 3 लोअर। ठीक है, उसमें से फिर क्या माइनस करोगे एक्सपेंसेस, और फिर कंपेयर करो 3 लाख के साथ। एक्सपेंसेस कितने हैं 40,000, तो आएगा आपका 2,10,000। ठीक है, ये एक्सपेंस आ गया मेरा, और ये और 3 लाख विच एवर इज लोअर, ये आपका डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 80 क्यूक्यूबी, 2,10,000। बोलो क्लियर है, विच एवर लोअर। ठीक है, 3 लाख और दिस विच एवर लोअर, बोलो क्लियर है ये। तो मेरा इसी के साथ देखो, ये वाला मेथड में मेरा ये हो गया, कैपिटल गेन हो गया मेरा, कैपिटल गेन। फिर बोलो अपना ये भी हो गया, आईएफओ इज 80 क्यूक्यू भी हो गया, इन छोड़िए पूरा खत्म हो गया, चेक कर लो 80डी और 80 क्यूक्यू भी लिखा। ठीक है, आईएफओ तो सेम ही मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। हाउस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो मैं करता हूँ, चलो हाउस प्रॉपर्टी, बोलो कहाँ चेंज आएगा, तो आपका जो एसओपीआर है ना, एसओपीआर उधर इंटरेस्ट लेस होगा, और इंटरेस्ट कितना था याद है आपको, आपका इंटरेस्ट था 1,00,000 रुपया, है ना, तो 50,000 वो ऊपर वाले यूनिट का 50,000 मैंने 50-50 लिखा भी था। तो बोलो अब एसओपीआर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है वो भी 2,000 में, तो क्या 50,000 2,00,000 तक की लिमिट है, मेरा आंसर आएगा -50,000। ये रेगुलर रेजिम है, ऊपर मैंने क्या लिखा है 1 पे दिए, और एलओपी जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 65,500 ही रहेगा, उसमें क्या चेंज होगा, कुछ नहीं। और आपका नेट आएगा 15,500 हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर है भाई, 15,500 15,500 15,500 हाउस प्रॉपर्टी, ये रहा 15,500। चेक करो मेरी जीटीआई आ रही है 15,500 प्लस 14 लाख प्लस 94,575 प्लस 249,750 1759,825, ये मेरा जीटीआई आएगा। और अब यहां से लेस होंगे डिडक्शन। अब देखो मेरा क्वेश्चन में ना एक ही डिडक्शन बाकी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 भी हो गया, लास्ट वाला एडजस्टमेंट बाकी है। 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा, आप चेक करो। एक तो प्रिंसिपल ऑफ होम लोन है 1,05,000, फिर ये पीपीएफ में डिपॉजिट किया है 1,30,000, और उसके बाद है 80,000 का फिक्स डिपॉजिट रखा है इन द नेम ऑफ माइनर सन। आप याद करो 80C में लाइफ इंश्योरेंस एलडीयूपी, एलडीयूपी लाइफ इंश्योरेंस, डिफर्ड एन्युइटी, फिर यूलिप और पीपीएफ, ये आप जो है किसी के भी नाम रख सकते हो, सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन। और सुकन्या समृद्धि जो है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये भी आप सेल्फ या फिर डॉटर के नाम पर रख सकते हो, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सारी पेमेंट खुद के नाम पर होंगी तो ही डिडक्शन मिलेगा। अब बोलो माइनर के नाम पर एफडी रख दिए, डिडक्शन मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा। माइनर के नाम पर एफडी रखी, डिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रहेगा ये। तो आपका एटीसी में खाली दो ही अमाउंट आएंगे, एक 2 और 2 35 हो गए, 2 35। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं 2 35 कौन लिखेगा भाई,
एटीसी, इधर कॉलम में लिखो सब 235 दिखाओ टोटल चाहिए तो, लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन एटीसी 1,50,000। बोलो क्लियर है ये? और ये मेरा 1,50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 23,000, 3,83,000 का मेरा टोटल डिडक्शन है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो हमारा कुछ बाकी नहीं, ये हो गया 1,05,000 पूरा मिलेगा प्रिंसिपल का, और एटीसी में प्रोविडेंट फंड का 130 भी पूरा मिलेगा, लेकिन दोनों को ऐड करोगे तो 235 होता है, तो आप 1.5 लाख तक ही दे सकते हो। राइट है ये 1.5 लाख, और वो 10 और ये 20, टोटल होता है 380। बोलो भाई क्लियर है ये पूरा? 1376825, 1376825, ठीक है, मतलब 830 लिखना नेक्स्ट लाइन में, 1376830। 1376825 मतलब 830। टैक्स निकाल सकते हो, क्या करोगे बोलो टैक्स निकालने के लिए? आपका ये दोनों तो आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कैपिटल गेन में कोई चेंज भी नहीं और टैक्स रेट में भी कोई चेंज नहीं है कैपिटल गेन के, तो आपका ये तो सेम ही आने वाला है 8955, है ना? अब आपने 59,700 प्लस 34825 ले लिया, माइनस आपका एंटे कितना है 1376825, तो आपका बैलेंस आएगा 1282250, बैलेंस इनकम आएगा 1282250, माइनस 10 लाख करता हूं मैं, इंटू 30%, 10 लाख का 1,12,500, सीनियर सिटीजन तो नहीं है, 197,175 ऐड करोगे अगर आप, ठीक है, और 10 लाख 30% मेरा ये आएगा प्लस 8955, तो आपका आएगा 206,130 प्लस 4% ऐड करो 214,375, मतलब 214,380, ठीक है, 214,380, क्लियर है ये? बोलो अब देखो हमने कैसे प्रेजेंट किया इसको, तो सबसे पहला ना आपने 115 बीएससी को सॉल्व किया, चेक करो आप, उसके बाद इसका टैक्स है, फिर ये देखो ये रेगुलर रीजन है, ये उसका टैक्स है। अब पीजीबीपी सेम पेज पर बना दिया, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक में डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक में मिलेगा, कैपिटल गेन सेम ही है दोनों में, ये आईएफओएस में वो 1032 वो सब नहीं था, तो सेम ही निकलेगा, फिर आईएफएचपी में डिफरेंस आता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डिफरेंस है, और डिडक्शन याद रहेंगे, डिडक्शन तो आएंगे नहीं उसमें, और हमारा ये क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, कौन सा वाला, सितंबर 24 का ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा इंस्टीट्यूट क्या करते हैं मालूम है, जब ये 115 बीएससी के सबसे पहला सॉल्व किया ना, सेकंड वाला डायरेक्ट जीटीआई उठा लिए, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, और देखो ये हाउ एसओपीआर का इंटरेस्ट, तो वो जो भी है, और ये 10 डबल ए वाला डिडक्शन, जो उधर नहीं मिला था डायरेक्ट उसको एडजस्ट कर देता, आप चाहो तो वैसा भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो हमारा इसी के साथ आईटीबी सितंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अगर आपको ये लगा हो कि ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्पफुल लगा हो सॉल्व करते वक्त, तो आप प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू।